हेलो गाइस, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। इसमें हम 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं हिंदी माध्यम में। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। तो हम कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आगे भी इस वीडियो में भी हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, संतुलित कैसे की जाती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहें और आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसमें हमसे कहा गया है पोटेशियम धातु की क्रिया जल के साथ कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो पहले हम इस रिएक्शन को लिखेंगे कि हमारे लिए ये क्रिया जो करानी है वो पोटेशियम की क्रिया करानी है जल के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पोटेशियम हमारी धातु है, पोटेशियम की क्रिया हम कर लेंगे जल के साथ। जब भी हम क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हम एक एरो का साइन लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी रिएक्शन हो रही है। और जो हमें प्रोडक्ट में प्राप्त होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही में हमारे लिए हाइड्रोजन प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए लिख लेंगे कि कौन सा किस फॉर्म में है। हम पोटेशियम धातु की बात करें तो पोटेशियम धातु है तो मतलब सॉलिड स्टेट में होगी। ऐसे ही जल की बात करें तो जो जल है हमारा लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारे लिए KOH प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए जल के साथ जब हमें पोटेशियम क्रिया कराई है तो हमारे लिए जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा, मतलब एक्वस फॉर्म में। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारी गैस के रूप में हमें प्राप्त होती है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। जो होता है ये वाला साइड LHS और RHS, जैसा कि हमें पता है समीकरण बैलेंस कंडीशन ये होती है कि जो हमारा LHS वाले साइड है उसमें जो अणुओं की संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए RHS वाले साइड के। तो देखें यहाँ पे हमारे समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में पार्टीशन कर देते हैं। इधर अणुओं की संख्या लिख लेते हैं, K के अणु कितने दिए हैं, H के हमारे कितने अणु हैं, O के हमारे कितने अणु हैं। इसी प्रकार RHS साइड वाले में भी हम यही लिख लेते हैं, O के अणुओं की संख्या लिख लेते हैं। जैसा कि पता है कि जो एरो के LHS साइड वाली तरफ होती है उसे हम अभिकारक कहते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो फाइनली क्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये हमारा उत्पाद हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसके अणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा जो पोटेशियम है, पोटेशियम के कितने अणु हैं। पोटेशियम का हमारा एक अणु है। हाइड्रोजन के देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास 2 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हमारे लिए दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के हमारा 1 अणु दिया हुआ है। हम RHS साइड वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे लिए प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई। पोटेशियम के हमारे लिए 1 ही अणु प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन के हमारे पास 2 ये रहे और 1 ये, मतलब हमारे लिए 3 अणु हमारे लिए हाइड्रोजन के प्राप्त हुए। और ऑक्सीजन का हमारे लिए 1 अणु प्राप्त हुआ। अब फिर मैंने समझाया था संतुलित करने के लिए तराजू वाला फॉर्मूला। जिस चीज़ में हमारी अगर इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन की वृद्धि है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हम इधर ना बढ़ा करके जिस तरफ कम होती है उस साइड में हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं। यदि आप नए हैं तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये होती है हमारी तराजू फॉर्म। ये एक छोटी सी ट्रिक है समझने के लिए। तराजू फॉर्म में क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई ढेर अनाज का दिया हुआ है, उसे 2 भागों में बराबर बराबर बांटना है, तो बिल्कुल यही नियम हम इसमें अप्लाई करेंगे कि यदि 2 पल्ले हैं, इसमें हमने कुछ चीज़ें रखी, इधर भी रखी, इधर क्या हुआ कि चीज़ों की संख्या बढ़ गई, इधर कम हो गई। तो क्या करते हैं, हमें बराबर बराबर बांटना है तो हम उसमें क्या करते हैं कि
इधर अगर हमारी चीज़ ज़्यादा आ गई है तो इसे ना निकाल करके हम जिधर कम है उस वाली चीज़ में चीज़ें बढ़ा देंगे ताकि बराबर बराबर आसानी से बढ़ जाए। तो यहाँ पर भी यही बिल्कुल फार्मूला हमें लगाना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की हमारी संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, बल्कि यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो बराबर बराबर हमें करना है दोनों को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु को यहाँ एक्स्ट्रा डाल देंगे जिससे कि दोनों का बराबर हो जाए मान। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 अणु दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे लिए 2 अणु दिए हुए हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जो अणु हैं वो बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम इसमें गुणा करते हैं या जोड़ते हैं, तो वो यदि हम यहाँ पे कुछ लगा दें H2O2 अगर हमें कम दिया हुआ है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो भी हम गुणा भाग करते हैं वो आगे करते हैं ना कि पीछे, जिससे कि हमारा फॉर्मूला ख़राब ना हो। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे H के मान H का 3 है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, तो हमारे पास एक H बचा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे H वाली साइड में H के मान 2 दिया हुआ है, H के 2 अणु दिए हुए हैं। यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो H का मान हमारा हो जाएगा 4। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन के 2 अणु हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब हमारे पास इस साइड में क्या हुआ, अब यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ कम रह गए। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 3, यदि हम इसमें एक और हाइड्रोजन का अणु बढ़ा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 अणु हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हमने 200 मल्टीप्लाई किया तो जो हाइड्रोजन के अणु हैं यहाँ पर 2 हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने अणु हो गए, 4। हाइड्रोजन तो हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब यहाँ पर देखो 2 से हमने मल्टीप्लाई की थी, तो जब हमने O की 2 से मल्टीप्लाई करी थी तो O हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे यहाँ पे हमने 2 से हमारी मल्टीप्लाई हो गई, ऑक्सीजन भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ भी हमारी ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई। लेकिन अब हमारे पास एक समस्या ये आती है कि यहाँ पे पोटेशियम तो 2 हो गए, पोटेशियम के 2 अणु हो गए और यहाँ पे हमारे पोटेशियम का 1 अणु है। तो हम यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 अणु के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो समीकरण है वो हमारी पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में आ गया है तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन को देख करके इसका टाइप बताइए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टाइप कौन कौन से होते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन के बारे में पढ़ा था। अगला टाइप हमने पढ़ा था विस्थापन पढ़ा था। उसके बाद हमने द्विविस्थापन पढ़ा था। फिर हमने उपचयन के बारे में पढ़ा था। अगला हमने अपचयन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी के सारी समीकरण के प्रकार है सारे के सारे। तो आपको पहचानना है कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो किस समीकरण का है। तो आपको शायद ध्यान आ गया होगा कि हमने जो पढ़ा था। तो इसे देखने के लिए हम सिंपल लिख लेते हैं। सिंपल वे में अगर हम K को A मान लें और प्लस का चिन्ह है, हाइड्रोजन को हम B मान लें, ऑक्सीजन को C मान लें, रिएक्शन कराने के बाद हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ, AC प्लस B, AC प्लस B। तो ये जो आता है ये किस रिएक्शन में आता है, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन की है, तो ये हमारी है विस्थापन की, विस्थापन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। तो आप ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया में भी आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। विस्थापन क्यों है,
क्योंकि विस्थापन में हमने क्या बताया था कि कम क्रियाशील वाला तत्व जो है अधिक क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देता है, अधिक क्रियाशील वाला कम अभिक्रिया वाले को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे यही हुआ, देखो आपस में दो थे, ए और बी सी के साथ जुड़ा हुआ था, सी ने क्या किया, सी ए के साथ आ गया और बी निकल गया, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें हमारे लिए एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को हमें संतुलित करना है। तो हम पहले नोट डाउन कर ले रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर समीकरण दी हुई है। HNO3 की क्रिया हमने करा दी CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्शन कराने के बाद बना CaNO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही हमारे लिए जल का अणु प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसे पढ़ेंगे, ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, और हमने पढ़ा था CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। और हमारे लिए जल प्राप्त होता है। अब हम इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए देखते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन के हमारा एक अणु दिया हुआ है, दो ये अणु दिए हैं, तीन, जबकि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के दो ही अणु हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, इसे दो भागों में तोड़ लेंगे। इधर वाला हिस्सा LHS लिख लेंगे, ये हमारा RHS हो जाएगा। जो आपको जो मालूम है कि LHS वाला साइड हमारा क्या कहलाते हैं चीज़ें, इधर वाली अभिकारक कहलाती हैं, और जो हमारे लिए RHS में जो प्राप्त होती हैं वो हमारे लिए उत्पाद प्राप्त होते हैं। समीकरण संतुलित करने का नियम ही यही है कि जो दोनों अभिकारक जितने लिए हैं हमने, उतना ही हमारे लिए उत्पाद प्राप्त होना चाहिए। तो इनके नाम, अणुओं की संख्या यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास कितने अणु हैं, उसी प्रकार नाइट्रोजन के हमारे पास कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के अणुओं को लिख लेंगे, कैल्शियम के अणु को लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इनके अणुओं को मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के अणु हैं, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है और दो हाइड्रोजन के अणु हमारे पास ये हैं, तो हमारे पास कुल हाइड्रोजन के अणु हैं हमारे पास 3। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या देख लेंगे, तो नाइट्रोजन का अणु हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के अणुओं की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के 3 अणु ये हैं और 2 अणु ये हैं, टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के अणु हैं 5। कैल्शियम का अणु हमारे पास एक ही है, तो उस एक ही अणु को हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उत्पाद वाली तरफ देखेंगे कि उत्पाद में हमारे लिए क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई। तो उत्पाद में हमारे लिए हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या हमारे लिए कुल 2 प्राप्त हुई। नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या देखेंगे तो हमारी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या हमारे पास 2 हमारे पास नाइट्रोजन प्राप्त हो रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन रहेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 हमारे पास ऑक्सीजन हो गई। और हम कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम का हमारे पास सिंगल अणु है, एक ही अणु है। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि इस साइड में ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, उत्पाद जो हमें प्राप्त हुआ वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे लिए अधिक प्राप्त हुई और नाइट्रोजन की मात्रा भी हमारे लिए अधिक प्राप्त हुई। कैल्शियम की हमारे पास बराबर मात्रा है और हाइड्रोजन की मात्रा हमारे पास यहाँ कम प्राप्त हुई, यहाँ अधिक प्राप्त हुई।
तो हम वही तराजू वाला फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जिधर ज़्यादा होती हैं चीज़ें वहाँ पर नहीं बढ़ाते, जिधर कम होती है वहाँ बढ़ा लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 1 ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 ज़्यादा है। तो यदि हम यहाँ हमें 2 की ज़रूरत है, यहाँ भी हमें 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ हमारे पास कम है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा कितना है, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और 2 ये हैं। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी 4। ऐसे ही हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन के हमारे लिए 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। मल्टीप्लाई जब हमने की तो हमारे लिए नाइट्रोजन के हमारे लिए यहाँ पर देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन के हमारे लिए 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। ये पूरा हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 5 अणु ये हो जाएंगे, 2 अणु ये हो जाएंगे, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन के अणु भी पूरे हो जाएंगे। ये भी हमारे पास पूरे हो जाएंगे 7। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये हो गए हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास कम रह गए। और जबकि हमारे पास ऑक्सीजन के अणु, हाँ ऑक्सीजन का अणु यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ हमारे हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे हमारे अणु 8 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे 7 रह गए। तो एक ऑक्सीजन के अणु की यहाँ पे हमारे लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो हमारे पास ऑक्सीजन भी पूरी हो जाएगी और हाइड्रोजन भी पूरी हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या हो जाएगी 8। तो हमारे पास यहाँ पर जो अणुओं की संख्या है पूरी हो जाएगी और समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इस समीकरण को हम पहचानेंगे कि ये किस टाइप की समीकरण है। जो भी हमने पिछले पढ़ा था कि समीकरण के विभिन्न टाइप हैं, तो उनमें टाइप देखेंगे किस प्रकार की समीकरण हमारी ये है। तो यदि हम यहाँ पर पहचानने के लिए वही करते हैं, सिंपल वाले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। H को यदि A मान लें और NO3 को B मान लें, ऐसे ही C के लिए CA के लिए हम C मान लें और OH के लिए D मान लें, तो हमारा क्या बना कि जो A है मतलब BC अपने पास ये रह गए और AD अलग निकल गए। C के साथ हमारे पास जुड़ गया BAD, तो हमारा C मतलब AD हमारे लिए प्राप्त हुआ और BC प्राप्त हुआ, AD और BC। तो ये हमारी अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन। ये जो कंडीशन होती है वो द्विविस्थापन की होती है। तो आपके समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर अगला देखते हैं हम। इसमें आगे हमारे लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, वो क्या दिया हुआ है। आगे हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है NaOH की क्रिया हमें करानी है H2SO4 के साथ। तो हमारे लिए प्राप्त होगा Na2SO4 और साथ ही हमारे लिए जल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे। तो ये जो हमारा होता है इसका हमारा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम तेजाब भी कहते हैं, गंधक अम्ल के नाम से भी जानते हैं हम इसे, और इसे
सल्फर अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। जो कि हमारे सरफ और साबुन बनाने के काम में आता है। आगे वाले लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए प्राप्त हो गया सोडियम सल्फेट। और हमारे लिए प्राप्त हो गया जल। अब हम देखेंगे क्या ये समीकरण संतुलित है, तो वही देखेंगे। संतुलित हमारे समीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है कि Na का हमारे पास एक अणु है, यहाँ पे हमारे पास Na के दो अणु हैं। तो वही तरीका है समीकरण को संतुलित करने का। इसे दो भागों में तोड़ लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे। जो भी हमारे अणुओं की संख्या है उसे यहाँ लिख लेंगे, Na के अणुओं की संख्या। इसी प्रकार से H के अणुओं की संख्या, और यह इसी प्रकार से O के अणुओं की संख्या, S के अणुओं की संख्या, ये सारी हम लिख लेंगे। यहाँ पे भी यही क्रम रहेगा हमारा। Na के अणुओं की संख्या, H के अणुओं की संख्या, O की संख्या, S की संख्या। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो Na का मान दिया हुआ है, Na का हमारा एक ही अणु हमारे लिए दिया हुआ है। H की अगर हम बात करें तो H के हमारे लिए यहाँ पर दो अणु ये रहे और एक ये, मतलब तीन अणु हमारे लिए हाइड्रोजन के दिए हुए हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो चार ये रहे और एक पाँच अणु हमारे लिए ऑक्सीजन के हैं, और सल्फर का हमारा एक अणु है। इसी प्रकार से इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं RHS, LHS, जो कि हमारे होते हैं उत्पाद, और ये हमारे होते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे Na के देख लेते हैं, Na 2, H हमारे पास देख लेते हैं, H के हमारे पास दो हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 4 और एक 5 हमारे पास ऑक्सीजन है। सल्फर देख लेते हैं, सल्फर हमारे पास एक है। अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे, देखेंगे किस तरफ क्या चीज़ें ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, सोडियम की कम है, और बाकी ऑक्सीजन और सल्फर जो है हमारी बराबर मात्रा में है। तो यहाँ पे हमारे लिए हाइड्रोजन बढ़ाना है, और यहाँ पे हमारे लिए सोडियम की जो है हमारी संख्या बढ़ानी है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे कि दोनों चीज़ें पूरी हो जाएं। तो इसके लिए पहले तो हमें Na को 2 करेंगे, Na को 2 बनाएंगे। तो Na को 2 बनाने के लिए यहाँ तो हमारा Na 1 है, जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से Na से मल्टीप्लाई कर दी, Na 2, मतलब ये पूरे हो गए। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे संख्या है वो संख्या में हमारी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन भी बढ़ गई और यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ गई। तो अब इसे पूरा करेंगे। जब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे Na पूरा हो गया। अब हम H देखेंगे, H हमारा पास यहाँ पे 2 ये हो गए और H 2 4, मतलब H की संख्या हमारे पास 4 हो गई। बाकी तो ये हमारे पूरे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 4 6, ऑक्सीजन के हमारे पास 6 अणु हो गए। सल्फर हमारे पास पूरा एक ही है। अब इधर देखेंगे, यहाँ पे संख्या बढ़ गई, यहाँ पे कम रह गई। तो यदि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, मतलब पहले 3 थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हो गए, यहाँ हमारे पास 2 हैं। यदि हम इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या पूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे 4 ये हो गए, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन भी हमारी 1 बढ़ गई, तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गई। तो हम देखेंगे फाइनली कि हमारे पास तो चीज़ें बराबर हो रही हैं। सोडियम के हमारे पास 2 अणु हैं और यहाँ भी हमारे सोडियम के 2 अणु हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 4 अणु हैं,
हाइड्रोजन के हमारे पास 4 अणु हैं यहाँ भी। ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 6 अणु हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास 6 हैं। सल्फर 1, मतलब समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है। आपके समझ में आया होगा। अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे लिए दिया हुआ है NaCl की क्रिया हमारे लिए करानी है AgNO3 के साथ। तो हमारा बनेगा AgCl और हमारा बनेगा NaNO3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है NaCl सोडियम क्लोराइड, और साधारण नाम इसका जो होता है नमक, जो हम खाने में खाते हैं। इसी प्रकार ये हमारा रहा सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड, और ये आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। हम इसे देखेंगे क्या ये समीकरण हमारी संतुलित है। तो यहाँ से हम देखेंगे समीकरण संतुलित करने के लिए वही तरीका हम अपना लेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा LHS और RHS बराबर होने चाहिए। LHS को हम कहते हैं अभिकारक और RHS साइड में हमारे होते हैं उत्पाद। अब क्या इन दोनों की संख्या बराबर है, तो अणुओं की संख्या लिख लेंगे यहाँ पे हम NaCl AgNO3, इन सब की हम संख्या लिख लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे Na का हमारे पास एक अणु है, Cl का हमारे पास एक अणु है, Ag का भी हमारे पास एक है, और NO3 नाइट्रेट का भी हमारे पास एक अणु है। ऐसे यहाँ देख लेंगे जो हमारा Na है वो एक है, Cl का भी एक अणु है, Ag का भी एक अणु है, और NO3 का भी एक अणु है। मतलब समीकरण हमारे पास पहले से ही संतुलित हमारे पास दी हुई है, तो इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस रिएक्शन को देख करके किस तरीके की रिएक्शन है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। तो आप कमेंट करें, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में कि निम्नलिखित समीकरण का टाइप दिखिए, मतलब बताइए, या फिर समीकरण को संतुलित कीजिए। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इस अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको नॉर्मल रिएक्शनों को देख करके पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरीके की दिखाई दे रही है, किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि टाइप क्या है। जो नहीं दे पाए हैं, जिन्हें नहीं पता चला है, दोबारा देख लेंगे। तो यदि हम यहाँ पर जो हमारा Na है, Na को अगर हम यहाँ पे A मान लें और Cl को B मान लें, यहाँ पे Ag के लिए हम C और NO3 को D मान लें, क्रिया कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो C है वो B के साथ अटैच हो गया और A D के साथ अटैच हो गया। अब यदि आपने हमारी पुरानी क्लास देखी हो, पुरानी वीडियो देखी हो, तो उसमें सारा बताया गया है। तो ये है जो हमारी कंडीशन आती, किस अभिक्रिया की आती। कमेंट कीजिए जिन बच्चों को पता है जल्दी से।
बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया है। ये हमारी है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो जाकर के देख ले, प्रीवियस वीडियो, उनमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है डी पार्ट। इसमें हमसे पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। इसमें हमारे लिए दिया हुआ है डी पार्ट में बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, मतलब BaCl2 की अभिक्रिया H2SO4 से कराने पर हमारे लिए BaSO4 प्राप्त होता है और हमारे लिए HCl भी प्राप्त होता है। तो इसका नामकरण कर लेते हैं पहले तो। ये जो BaCl है ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड, और इसका नाम अभी बताया था हमने सल्फ्यूरिक अम्ल। साथ में ये हमारा बन गया बेरियम सल्फेट। ये बन गया हमारा HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। हम इस समीकरण को देखेंगे, क्या ये समीकरण हमारी संतुलित है या नहीं है। तो देखने पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे हमारे H के 2 अणु हैं, यहाँ पे हमारे पास H का एक ही अणु हमारे लिए उपस्थित है। इसी प्रकार Cl के हमारे 2 अणु हैं, यहाँ पे भी हमारे एक अणु है। तो मतलब समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर ले रहे हैं। फिर भाई अपना पुराना यहाँ पर LHS RHS, आपको पता है ये क्या है। इस तरफ हम अभिकारक लेते हैं और इस तरफ हम उत्पाद लेते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे, अणुओं की संख्या को लिख लेंगे। तो BaClH सल्फेट आयन, BaClH सल्फेट आयन, इनके अणुओं की संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे अणु की संख्या यहाँ पे 1 है, Cl की हमारी 2 है, H की हमारी 2 है, सल्फेट हमारा एक ही आयन है। इसी प्रकार बेरियम यहाँ भी हमारा 1 है, सल्फेट हमारा एक ही आयन है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी हमारी 1 है। तो हमने क्या कहा था, जिस तरफ अधिकता होती है वहाँ ना करके जिस तरफ कमी होती है वहाँ हम वृद्धि कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और Cl की और H की हमारे पास 2 मात्राएं हैं, 2 अणु हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही का, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे Cl 2 हो जाएगा, ऐसी H भी 2 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर जो हमारे HCl हैं, HCl की यदि हम 2 अणु ले लें तो हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे Ba1 यहाँ भी 1 है, Cl के 2 यहाँ भी 2 हो गए, H के 2 यहाँ भी 2 अणु हो गए, SO4 का 1, SO4 का 1, मतलब समीकरण हमारी संतुलित हो गई। तो फिर से वही क्वेश्चन आता है, आप देख करके बताइए कि ये समीकरण किस टाइप की है और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जो भी आपके डाउट हैं उसको आप भेजा करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।